हेलो एंड वेलकम टू क्वेश्चन अड्डा। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की हम लोग सीरीज चला रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर की। तो वहाँ पे हम लोगों ने 2015 की शिफ्ट 1 की फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स सॉल्व कर चुके हैं। 2015 की शिफ्ट 2 की मैथमेटिक्स हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हम लोग फिजिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, फिजिक्स का पार्ट 1। लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज अ वेक्टर। सो टॉर्क इज इक्वल टू आपको पता होगा आर cos एफ। सो दिस इज द वेक्टर टॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सबवे ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट a station and accelerates at 3 meter per second for 10 seconds. It then runs at a constant speed of 20 seconds and deaccelerates at 5 meter per second square until it stops at the next station. The distance between the two stations. इस तरह के क्वेश्चन हम लोग 2015 के शिफ्ट 1 में सेम क्वेश्चन था, बस डाटा चेंज था। तो वो क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, आप वहाँ देख लीजिए पूरी तरह से, वहाँ एक्सप्लेनेशन की गई हुई है। स्टार्ट करते हैं रेस्ट से, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 और स्टॉप करता है तो फाइनल 0। दिस इज द लेटेस्ट एज्यूम। पी क्यू 3 भाग में बांटा है। पहले में क्या है, टाइम 10 सेकेंड के लिए एक्सलेशन जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। आपको पिछले जो 2015 का शिफ्ट 1 का पेपर आप देख लो, वहाँ आपको ये सॉल्व मिल जाएगी। और 20 सेकेंड के लिए यूनिफॉर्म स्पीड है और यहाँ डिक्लेशन है -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है। सो दिस इज द 3 टाइम है। तो अगर डिस्टेंस ऑफ ए पी, तो यहाँ जो फार्मूला यूज होगा ut प्लस हाफ ए सी इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u क्या है, 0। डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपको दिया हुआ है, आप चेक कर लीजिए। 2015 का शिफ्ट 1 का फिजिक्स फर्स्ट क्वेश्चन ही है, पेपर पार्ट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द 150 मीटर। नाउ व्हाट इज द, या अगर इसकी वेलोसिटी निकाले तो u प्लस ए टी, u प्लस 3 इंटू 10, सो इट इज 30 मीटर पर सेकेंड। नाउ जो वेलोसिटी यहाँ होगी वही, चूंकि बोल रहा है कि 20 सेकेंड तक सेम वेलोसिटी से चलेगी, तो v इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। सो आपको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। तो स्पीड दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ अगर डिस्टेंस ऑफ पी क्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 600 मीटर। 20 इंटू 30 600 मीटर। नाउ व्हाट अबाउट द क्यू बी। तो डिस्टेंस ऑफ क्यू बी अगर बात करें, डिस्टेंस ऑफ क्यू बी, अच्छा इसमें क्या है कि जो इसकी यहाँ से अगर ट्रेन अगर पास करेगी, सबवे ट्रेन, तो यहाँ की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 30 मीटर पर सेकेंड हो गई, क्योंकि इसी वेलोसिटी से पास करेगी। और फाइनल जो होगी वो 0 होगी, ठीक है। तो फाइनल 0 होगी। नाउ एक्सलेशन हमें दिया हुआ है -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस इसलिए क्योंकि डी एक्सलेट कर रहा है। नाउ व्हाट इज द वेलोसिटी, ओके। सो टाइम हमें नहीं पता है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v इज इक्वल टू 0, ये 30 और ये माइनस हो जाएगी, माइनस, ओके। सो -5 इंटू टी, सो t इज इक्वल टू 6 सेकेंड। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्यू बी। तो डिस्टेंस ऑफ क्यू बी क्या हो जाएगा, आप इस बात को समझ लीजिए, ठीक है ना। ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नाउ u कितना है, 30 इंटू टी 6 प्लस हाफ इंटू a -5 और t की वैल्यू 6 इंटू 6, 180 माइनस 90, सो 90 हो गया। टोटल कितने हो जाएंगे, 90, 150, 240 और 600, सो इट्स 840। सो 840 जो है इसका आंसर होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ a body of mass 1 kg from earth surface is 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। द एस्केप वेलोसिटी पर बॉडी ऑफ मास 100 kg क्या होगा। ये हम लोगों ने पढ़ा था कि एस्केप वेलोसिटी जो होती है वो होती है √2gm मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये प्रोजेक्टाइल जो होती है बॉडी की मास पे डिपेंड ही नहीं करता है। तो जब डिपेंड ही नहीं करेगा तो वेलोसिटी 11.2 ही रह जाएगा। डिपेंड करेगा तभी तो मास 1 kg या 100 kg से कोई फर्क पड़ेगा। तो ऐसा कुछ है नहीं। सो द आंसर इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्नौलीज थ्योरम इज ए कॉन्सिक्वेंट कंजर्वेशन ऑफ। हम वहाँ पे एक्सप्लेन किए थे आपको कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है
ये कांस्टेंट होता है, दैट्स मीन्स बर्नौली थ्योरम है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये जो शिफ्ट 1 में था उसी का क्वेश्चन है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप शिफ्ट 1 का क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर एट विच द मोलर स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड वेपर फेज बिकम्स इक्वल, वो होता है क्रिटिकल टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके सो ये क्वेश्चन रिपीट कर गया, विल सी दिस। द टेम्परेचर ऑफ द रिजर्वायर ऑफ ए कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग विथ एन एफिशिएंसी ऑफ 70% इज 1000। मैन हम लोगों ने एफिशिएंसी वहाँ पे पढ़ा था 1 माइनस T2/T1, और इसने ये भी पढ़ा था कि ये टेम्परेचर ऑफ सोर्स है। शिफ्ट 1 में ये हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था, एक्सप्लेनेशन हुई थी इसकी, ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा। और ये टेम्परेचर ऑफ सिंक, नाउ एफिशिएंसी है 70%, तो 0.7 हम लोग लिख सकते हैं इसको, जस्ट वैल्यू पुट करना है 1 माइनस, और रिजर्वायर का आपको दिया हुआ है 1000, ठीक है, और टेम्परेचर ऑफ रिजर्वायर ऑफ कार्नोट इंजन ऑपरेटेड विद फ्रीक्वेंसी 1000, द टेम्परेचर ऑफ इट्स सिंक का क्या होगा, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, ये टेम्परेचर ऑफ सिंक है, ठीक है। ओके, इसमें मैंने उल्टा लिख दिया है, इसमें होना चाहिए यहाँ पे T2 इज द टेम्परेचर ऑफ सिंक, और यहाँ पे सोर्स आप देख लीजिएगा पिछले वीडियो में भी कि अगर दिस इज द सिंक एंड टेम्परेचर ऑफ द सोर्स, सो सोर्स या रिजर्वायर। नाउ अगर एफिशिएंसी कितना है 70%, सो वी कैन पुट 70/100, सो इट्स 0.7 इज इक्वल टू 1 माइनस, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिंक को हमको निकालना है T2, और T1 की वैल्यू कितनी है 1000 केल्विन। नाउ 0.7 इंटू 1000 इज इक्वल टू 1000 माइनस T2, सो T2 इज इक्वल टू 1000 माइनस 700 विच इज 300 केल्विन इज द आंसर। एक क्वेश्चन हमारा पीछे छूट गया था, एक क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया है, सो व्हाट इज दैट क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन था कि द जीरोथ लॉ ऑफ thermodynamics introduces the concept of, ये क्वेश्चन था ऑप्शन हीट, टेम्परेचर, एंट्रोपी और इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो आपको पता होगा कि हमने जीरोथ लॉ पे बहुत डिस्कशन की थी, टेम्परेचर होगी, क्या डिस्कशन की थी कि अगर A इज़ द थर्मली इक्विलिब्रियम विथ B एंड B इज़ द थर्मली इक्विलिब्रियम, या A इज थर्मली इक्विलिब्रियम C, तो B इज ऑल्सो द थर्मली इक्विलिब्रियम विथ C। तो टेम्परेचर के ही ये में था, एंट्रोपी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्यूनिंग फॉर्क vibrating with a frequency of 90 hertz is moving towards an observer, that's a key point, with a speed of 0.1 times of speed of sound, 0.1 times the speed of sound, the frequency of the note heard by the observer would be, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको डॉपलर्स इफेक्ट जो है वो पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो नाउ व्हाट इज डॉपलर्स इफेक्ट, कि फ्रिक्वेंसी में चेंज, किसी के वेव के फ्रिक्वेंसी में चेंज इन फ्रिक्वेंसी, चेंज इन फ्रिक्वेंसी ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जर्वर, रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जर्वर और सोर्स, ठीक है। तो इसके मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। सो द फॉर्मूला इज द चेंज ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू, जो फ्रिक्वेंसी है सोर्स की, v प्लस माइनस V0 वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, v इज द
ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला। यहाँ पे आपको किसी भी तरह की क्वेश्चन बन सकती है। सो v इज द स्पीड ऑफ साउंड। ओके, और v0 हो जाएगा स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, और vs जो हो जाएगा स्पीड ऑफ सोर्स। नाउ प्लस माइनस होगा कि कौन मूव कर रहा है। नाउ व्हाट इज द f0? जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, कौन सा फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेंगे, और fs जो हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। अब पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ लगेगा वो मैं बता देता हूँ। लेट अस अस्यूम दिस इज द ऑब्जर्वर। ओके, सो ये ऑब्जर्वर है एंड दिस इज द सोर्स। नाउ द थिंग इज दैट कि अगर, आराम से समझिए, सोर्स अगर इधर जा रहा है, ऑब्जर्वर कांस्टेंट है, और अगर सोर्स जा रहा है तो निगेटिव होगा। ठीक है, तो अब आपको जैसे मैं एक फार्मूला बता देता हूँ। क्या फार्मूला हो जाएगा? f0 fs, और क्या बोला है कि ऑब्जर्वर रुका हुआ है। नो, ऑब्जर्वर अगर रुका हुआ है तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी 0 हो गई, तो v बाई, अब ये हो जाएगा प्लस होगा कि माइनस होगा, सो माइनस vs। ठीक है, आपको समझ में आ गया। ऐसे ही आप सब अगर मान लेते हैं कि ये ऑब्जर्वर की तरफ सोर्स जा रहा है, जैसे ट्रेन आपसे दूर जाती है, तो अगर ये दूर जा रही है, अवे जा रही है ऑब्जर्वर से, ऑब्जर्वर कांस्टेंट है, तो प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? f0 मतलब ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी v बाई v प्लस vs। होप आपको क्लियर होगी। नाउ अगर ऐसा होता है कि सोर्स स्थिर रहता है और ऑब्जर्वर जो है सो सोर्स की तरफ आता है, जैसे हम ट्रेन की तरफ जा रहे हैं, या हम ट्रेन सीटी बज रही है, हम उसकी तरफ जा रहे हैं, उस केस में क्या होगा? तो उस केस में प्लस होती है। सो f0 अब क्या है? सोर्स स्थिर है, तो सोर्स वाली क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। सो v प्लस v0 बाई v। होप आपको ये समझ में आ गई होगी। अगर अवे जाएगा, सोर्स स्थिर है और ऑब्जर्वर उससे दूर जा रहा है, तो ये माइनस होता है। सो f0 इज इक्वल टू fs। सोर्स स्थिर है तो सोर्स की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, सो v माइनस v0। सो ये इतनी सारी चार हैं। अगर दोनों चल रहा है तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप, दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहा है या दोनों एक दूसरे से दूर चल रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं। 4 केसेज हो गई। नाउ हमारा जो क्वेश्चन है कि एक ट्विनिंग फॉक है, ट्विनिंग फॉक वो वाइब्रेटिंग कर रही है फ्रीक्वेंसी से 90 हर्ट्ज से। दैट्स मीन सोर्स की फ्रीक्वेंसी हो गई, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स कितनी हो गई? 90 हर्ट्ज। मूविंग टुवार्ड्स एन ऑब्जर्वर, और सोर्स रुकी हुई है, ऑब्जर्वर की तरफ जा रहे हैं, सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहे हैं। दैट्स मीन्स फर्स्ट केस हो जाएगा। तो सोर्स जब ऑब्जर्वर की जा रहे हैं तो कौन सा फार्मूला हो जाएगा? सो एफ ऑब्जर्व्ड क्या हो जाएगा? सोर्स की। अब कौन सी फार्मूले हो जाएगी? सोर्स 0 है, तो जब सोर्स 0 होगा तो क्या हो जाएगा? सोर्स 0 है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कि अगर सोर्स 0 होगी तो नीचे का v खत्म हो जाएगा। ठीक है, vs 0 हो जाएगी। नाउ अगर vs 0 हो गई तो क्या होगा? टेल मी। v, ठीक है, और मूविंग टुवार्ड्स एन ऑब्जर्वर, ठीक है, v हो गया। नाउ वी कैन से दैट कि v अब प्लस होगा कि माइनस, तो अब क्या हो रहा है? मूविंग, सोर्स इज मूविंग टुवार्ड्स ऑब्जर्वर, तो सोर्स इज मूविंग टुवार्ड्स ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर शांत है, हमने कुछ गलत लिखा है, ऑब्जर्वर शांत है। दैट्स मीन्स v प्लस माइनस v, ऑब्जर्वर शांत है तो क्या हो जाएगा? ऑब्जर्वर शांत है तो ऑब्जर्वर 0, तो v बाई v, और vs सोर्स का वेलोसिटी है। मूविंग टुवार्ड्स एन ऑब्जर्वर, तो मूविंग टुवार्ड्स एन ऑब्जर्वर में क्या हो जाएगा? सोर्स अगर ऑब्जर्वर के तो माइनस हो जाएगा, सो v माइनस vs। नाउ हम इसमें क्या कर सकते हैं? v माइनस vs है, ठीक है। नाउ f0 ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 90, और ये क्या हो जाएगा? v माइनस बाई v माइनस vs। नाउ अब ये कह रहा है कि द विथ अ स्पीड ऑफ 0.1 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। दैट्स मीन्स सोर्स की जो स्पीड है
वो 0.1 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ साउंड है, ये दिए हुआ है, गिवन है। नाउ पुटिंग द वैल्यू, क्या वैल्यू पुट करेंगे? सो f0 इज इक्वल टू 90 और किसकी वैल्यू रख दूँ? v। ओके, सो v माइनस 0.1 v, सो f0 इज इक्वल टू 90 vy 0.9 v। ओके, सो f0 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 बाई 0.9 विच इज 100 हर्ट जो होगा ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी आंसर होगा। तो आप इस तरह के कोई भी डॉपलर का क्वेश्चन आएगा तो आप उसको अब सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डेजर्ट अ बीटल्स मोशन सेंड फास्ट लॉन्गिट्यूडनल पल्स एंड स्लोअर ट्रांसवर्स पल्स along the sand surface. The sand scorpion has 8 legs spread roughly in a circle of 5 cm diameter. Intercept the faster longitudinal pulse of 4 meter. ये जो earlier than the slower transverse, पीछे जो क्वेश्चन था उसी टाइप की क्वेश्चन है, ठीक है। स्कॉर्पियन को पता चल जाता है कि बीटल कहाँ है, वो जो वेव होती है उसके आने के उससे पता चल जाता है। नाउ ही इज सेइंग दैट लॉन्गिट्यूडनल इज 150 मीटर पर सेकेंड एंड ट्रांसवर्सल जो है वो 50 मीटर पर सेकेंड है, और टाइम की जो डिस्टेंस बताया है दोनों के बीच में, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने अर्थक्वेक वाले में क्वेश्चन में किया था शिफ्ट 1 में। तो 4 मिनट अर्लियर है, 4 मिनट अर्लियर है, ठीक है, ठीक है। सो डेल टी क्या हो जाएगा? डेल टी आपका ये हो जाएगा कि टाइम का जो ट्रांसवर्स का है माइनस टाइम का लॉन्गिट्यूडनल का। सो क्या हो जाएगा? डी बाई टी इज इक्वल टू डी बाई एस, डी बाई वी एस माइनस डी बाई वी एल। तो इस पर सॉल्व करेंगे, ये 240 सेकेंड हो जाएगा, चूँकि यहाँ पे 4 मिनट पहले हैं, ठीक है। ये फार्मूला भी होता है, अगर आप याद कर सकते हो तो आप ये भी याद रख सकते हो। दिस वन इज़ द बीटल और स्कॉर्पियन वाला फार्मूला है। नाउ आप नॉर्मल वे से भी बना सकते हो। सो क्या हो जाएगा? 240 इज इक्वल टू डी ऑफ वी एल माइनस वी एस बाई वी एल इंटू वी एस, ठीक है। नाउ 240, सो व्हाट इज द डिस्टेंस? d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी एल इंटू वी एस बाई वी एल माइनस वी एस, और ये 240। 4 मिनट है, 4 मिनट है, ठीक है। नाउ वी एल कुछ दिया हुआ है क्या? ओके, सो वी एल दिया हुआ है 150, सो 150 इंटू 50 बाई 150 माइनस 50 इंटू 240, so it's 7500 by 100 into 240, so it's 75 into 240 which is 18,000 meter. So that's a big one, ये बहुत बड़ा हो जाता है डिस्टेंस 28,000 मीटर, 18,000 मीटर। इतना तो सिग्नल भेज ही नहीं पाता होगा, है ना। तो 18,000 मीटर आंसर होगा, ठीक है। लेकिन हमारे ऑप्शन में एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं है 18,000 मीटर वाला। तो आप कहोगे कि इसमें क्या हो सकता है? यहाँ कुछ मिस्टेक है। यहाँ 4 मिनट के अंदर अगर 4 मिली सेकेंड होता है तो आपका आंसर 30 सेंटीमीटर होगा, बट अभी हमारा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि y and z are two partially reflecting glass sheets a distance L apart in air. White light falls normally on y पे फॉल करता है white lights. The light emerging from z is analyzed by a spectrometer. और z पे जो लाइट फॉल करता है उसको स्पेक्ट्रोमीटर से हम लोग एनालाइज करते हैं. सो अ डार्क बैंड इज ऑब्जर्व्ड इन द स्पेक्ट्रोमीटर एट ए वेवलेंथ. तो द डिस्टेंस l क्या होगा? नाउ अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इंसिडेंट नॉर्मली, ठीक है ना, नॉर्मली बोल रहा है. ओके, नाउ व्हाट इज द पार्शियल पाथ
पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, इट्स 2 म्यू एल कॉस थीटा होता है और म्यू की वैल्यू एयर के लिए 1 होता है। और चूंकि नॉर्मली हो रहा है तो नॉर्मली किस पे हो रहा है, वाई पे, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नाउ थीटा की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी, ठीक है, और तो ये पाथ डिफरेंस हो गया। नाउ फॉर अभी चूंकि डार्क बैंड है तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, है ना। और फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 2n + 1 λ/2। ओके, और यहाँ पे म्यू की वैल्यू 1 होगी, चूँकि बता दिया है एयर में है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू, थीटा का वैल्यू 0 तो कॉस थीटा का वैल्यू 1, तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा 2n। नाउ 2l इज इक्वल टू 2n + 1 λ/2। सो l इज इक्वल टू n + 1/2 λ/2। डार्क बैंड जो स्पेक्ट्रोमीटर पे होगा वो अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो होगा। सो द आंसर इज बी। ओके, फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Curie-Weis's law. Now C is the Curie temperature and theta is the Curie constant और Curie temperature होगा थीटा अकॉर्डिंग टू Curie-Weiss law। इसमें ऐसा है कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स कौन सा, पैरामैग्नेटिक एट क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है सो वो पैरामैग्नेटिक बन जाता है। क्यों बन जाता है, बिकॉज ससेप्टिबिलिटी जो है वो डिक्रीज करता है, ठीक है ना। ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज करता है, ठीक है ना, उससे। तो वही है हमारा ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू C/T - थीटा। C इज द क्यूरी कांस्टेंट एंड सो द आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि अब 50 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। नाउ 50 माइक्रोफैराड, तो C की वैल्यू दिया है 50 माइक्रोफैराड। नाउ 50 × 10⁻⁻6 फैराड, चार्ज 300, वैल्यू V 3000 वोल्ट दे दिया हमें। द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज सेंट थ्रू द विक्टिम ड्यूरिंग ए पल्स ऑफ ड्यूरेशन 2। दैट मीन्स T की वैल्यू 2 × 10⁻³ सेकेंड, मिली सेकेंड है, तो हमें पावर पूछ रहा है। नाउ व्हाट इज द, अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो व्हाट इज द एनर्जी इज इक्वल टू दिया हुआ है क्या, उसके अकॉर्डिंग ये भी होती है फॉर्मूला, और भी इसमें फॉर्मूला हो सकता है ना, क्योंकि Q इज इक्वल टू CV। तो Q इज इक्वल टू CV है तो यहाँ पे रख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, Q²/2C भी रख सकते हैं, है ना, या और क्या रख सकते हैं, हाफ CV को Q लिख दें, Q भी लिख सकते हैं, तो ये भी फॉर्मूला हो सकता है। तो हमारा जो दिया हुआ है CN भी दिया हुआ है तो हम उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। सो हाफ इंटू कैपेसिटी की वैल्यू 50 × कैपेसिटर की वैल्यू -6 × 3000 × 3000। ओके, सो ये दिस वन इज द 225 जूल। अब इसमें क्या है, तो ये हो गया। नाउ व्हाट इज द वैल्यू, अब पूछ रहा है हमारा कि पावर क्या है, टाइम दिया हुआ है। तो आपको पता होगा कि एनर्जी इज इक्वल टू P × T, या आप याद रख सकते हो P इज इक्वल टू E/T। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E एनर्जी, इट्स 225 बाई टाइम कितना हो गया -3, सो इट्स किलोवाट। सो ऐसा कोई है इसमें 112.5 किलोवाट, ऐसा इसमें कोई नहीं है। अब देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन है, तो कोई ऑप्शन नहीं है ऐसा। ओके, सो कोई इशू नहीं है, दिस इज द आंसर 112.5 किलोवाट। बहुत सारे क्वेश्चन गलत भी थे इसमें, ठीक है, जिसके कोई ऑप्शन नहीं तो उस क्वेश्चन को हटा लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पैरेलल बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, दैट्स अ रिपेल ईच अदर। जैसे कि अगर मान लेते हैं ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन है सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो एक दूसरे को रिपेल करेगा। बट अगर ये करंट होगा सेम डायरेक्शन में तो अट्रैक्ट करता है, किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है तो,
और अगर अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है तो उसको रिपेल कर रहा है। बट इलेक्ट्रॉन अगर सेम डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, तो रिपेल ईच अदर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैग्नेटिक मटेरियल व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेट फील्ड इज पुल्ड आउट ऑफ इट, द मटेरियल इज। अगर आपको मैग्नेट में रखा हुआ है, उसको हटा दिया गया तो क्या हो जाएगा? सो दिस इज द क्वेश्चन। तो क्या होगा, आपको ये पता होगा कि मैग्नेटिक मटेरियल व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेट फील्ड इज पुल्ड आउट ऑफ इट, तो मटेरियल वैसे डायामैग्नेटिक होगा। नाउ कैस क्यों? ये डायामैग्नेटिक जो है रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, और पैरामैग्नेटिक जो है वीकली अट्रैक्टेड बाय इट्स अ पैरामैग्नेटिक जो है सो वीकली अट्रैक्टेड बाय सिंगल पोल, और ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय बोथ पोल। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो डायमैग्नेटिक आंसर हो जाएगा, द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट इज 0.5 वेबर मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। दिस फील्ड इज टू बी एनल्ड बाय मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कंडक्टिंग लूप ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। द करेंट रिक्वायर्ड टू बी फ्लोन इन द लूप इज नियरली, कितना होगा लूप में? तो ये बायो सेवर्ट लॉ का क्वेश्चन है। बायो सेवर्ट लॉ, ये इसकी बायो सेवर्ट लॉ है, जो सेकेंड पार्ट तो बायो सेवर्ट लॉ है। अब अगर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सो मैं इसका अगर प्रूफ करूं तो कैसे कर सकता हूं? वैसे आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि सेंटर ऑफ लूप पे क्या होता है, बट मैं थोड़ा सा इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ओके, दिस इज द वाई डायरेक्शन, दिस इज द जेड डायरेक्शन, ठीक है। नाउ एक पॉइंट है यहाँ पी, तो दिस इज, और यहाँ से दिस वन, यहाँ पे एक ये होगा, दिस इज द डी एल। ओके, यहाँ पे आई करंट फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। ये आर होगा, ये एक्स डिस्टेंस पे है, ये रेडियस होगा, ये तो एक्स वाई जेड हो गया। नाउ ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इस एलिमेंट डी एल के लिए यहाँ होगा। नाउ अगर इसका हम अगर ये एंगल अगर हम लोग थीटा मानते हैं, तो इसके साथ जो लगेगा वो क्या हो जाएगा, डी वी साइन थीटा, और यहाँ जो लगेगा वो हो जाएगा डी बी कॉस थीटा। नाउ मैग्नेटिक फील्ड जो अगर ओवरऑल निकालना होगा तो क्या करेंगे, डी बी यहाँ पे साइन थीटा। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, ठीक है, ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। नाउ साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आर बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर बाई आर हो जाएगा हाइपोटेनस, ठीक है। नाउ अगर हम लोग बायो सेवर्ट लॉ कहता है कि डी वी क्या होती है, म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा बाई 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है हमारा, ठीक है। नाउ अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो बी क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, ठीक है, आर स्क्वायर का वैल्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रह जाएगा, और इंटू साइन थीटा की वैल्यू आर बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रह जाएगा, और डी एल, ठीक है। सो म्यू नॉट आई आर बाई 4 पाई, और ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट में है, और ये तो 3/2 हो जाएगा, ओके। और डी एल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, सरकमफेरेंस का हो गया 2 पाई आर। नाउ अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया। इसको आप अगर सॉल्व करेंगे, दैट्स अ मैग्नेटिक फील्ड। मैं कर देता हूँ, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बी इज इक्वल टू आई आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। नाउ अगर एट सेंटर ऑफ लूप की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब सेंटर पे बात करेंगे तो ये x अगर 0 हो जाएगा तो सेंटर पे हो जाएगा। व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ x की इज इक्वल टू 0, सो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2, और ये आर स्क्वायर का पावर 3/2, सो आर क्यू, तो ये आर क्यू कट कैंसिल हो जाएगा,
सो म्यू नॉट आई बाई 2r। तो आपको ये दोनों फार्मूला याद होना चाहिए। तो हमारा यहाँ पे सेंटर ऑफ लूप पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या करेंगे, सेंटर ऑफ लूप B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2r। नाउ B की वैल्यू दिया हुआ है 0.5 वेबर, तो आप 0.5 इंटू, ठीक है, 0.5 रख लो। ओके ओके, सो जस्ट वैल्यू पुट करनी है। मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई, 0.5 इज इक्वल टू म्यू नॉट। ओके, म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 गुने आई बाई 2 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻2। सो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻2 बाई 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। सो अगर हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो इट्स 0.39 इंटू 10⁻5। सो इतना करंट होगा, ठीक है, 0.4 इंटू 10⁻5 एम्पियर। नाउ इसमें क्या है कि 0.5 इंटू 10⁻5, अगर हम लोगों का इसमें से जो कोई भी ऑप्शन नहीं है 0.5 एम्पियर में, अगर हमारा ये वैल्यू 0.5 इंटू 10⁻, जो ये वैल्यू है 0.5 इंटू 10⁻⁻5 होता वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो ये हमारा 0.4 ही आता, अदरवाइज यही आएगा हमारा आंसर। तो आप एक बार, ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग 0.4 इंटू 10⁻5 एम्पियर आएगा। आपके एग्जामिनेशन में ऐसा आ रहा होगा तो आप ऐसा सॉल्व कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन में भी कभी कभी मिस्टेक्स रहती हैं। सो दिस इज द शिफ्ट 16 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हैं इसके। तो ये शिफ्ट 2 के जो फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट है, 15 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। नेक्स्ट पार्ट में रेस्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, और इससे पहले हम लोग 2015 के शिफ्ट 1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, शिफ्ट 2 के मैथमेटिक्स के सॉल्व कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। और अगर कोई एरर लगता है, कहीं पे कुछ इशू लगता है, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप इसको आपको इसका PDF मिल जाएगा। फॉर रिवीजन पर्पस आप नोट्स बनाइए। थैंक यू।